हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये स्थानांतरित कृषि तक पढ़ लिया था और आज हमें भारत में सिंचाई पढ़नी है। तो आपको जैसा कि पता है कि ये पेट की आपकी आदित्य रंजन सर की ये बुक चल रही है और जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बिल्कुल निःशुल्क, कोई इसमें आपको खर्चा नहीं है। और थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ, जब से अभी मैंने ये ज्योग्राफी शुरू की है तब से मैं वीडियो 30 मिनट का बना रही हूँ, क्योंकि ये बुक ख़त्म नहीं हो पाएगी और अगर ख़त्म नहीं हो पाई तो हम प्रैक्टिस सेट कब करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी अगर आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो फटाफट से ये बुक कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट लाते हैं। या फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में, उससे पहले वीडियो में शायद डिस्कस किया था कि अगर आप संडे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो मैं ये वीडियो रोकूँगी और संडे को आपको 2 या 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ 1 घंटे के वीडियो में करवा दूँगी। तो आप ऐसा चाहते हो या ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम हर रोज़ प्रैक्टिस सेट एक एक करके लगाएं, आप वैसा चाहते हो तो जैसा भी चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, फटाफट से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बुक जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, और मेरी भी हेल्प हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमें करना है भारत में सिंचाई। ठीक है, तो भारत की सिंचाई प्रणाली उसके कृषि क्षेत्र की क्या है भाई, रीढ़ है। ठीक है, तो भारत की सिंचाई प्रणाली कृषि क्षेत्र की रीढ़ है। भारत में 75% सिंचाई जो है वो भूजल से होती है, ये याद रखना। जितना मैं हाईलाइट करती हूँ वो याद रखने वाला होता है। फसलों को कृत्रिम साधनों जैसे नहरों, नलकूपों, तालाबों आदि से जल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। अब हम सिंचाई के साधन देखेंगे और सिंचाई क्षेत्र में प्रतिशत देखेंगे। तो नलकूप से सिंचाई होती है आपकी 46% पर, नहर से सिंचाई होती है 24% में, कुआं से सिंचाई होती है 16% पे, तालाब से सिंचाई होती है 3% में और अन्य से सिंचाई होती है आपकी 3% में। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है। उसके बाद सिंचाई आपकी नहरों से होती है, फिर आपकी कुएं आते हैं, उसके बाद तालाब और उसके बाद अन्य। तो ये चीज़ याद रखनी है थोड़ी, ये आ जाता है एग्जाम में कि है ना किससे कितनी होती है। अब कृषि क्षेत्र की अभी बात चल रही थी तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। मिट्टी, जलवायु, वर्षा और फसल पैटर्न में अंतर के कारण भारत की कृषि में व्यापक भिन्नता है। इन कारकों के आधार पर देश की 5 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में देश को जो है वो विभाजित किया गया। ये क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो अब बात करते हैं खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र की। ठीक है, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं जो भूप्रवृत्ति में पाए जाते हैं। उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है। खनिज कई उद्योगों के लिए बुनियादी कच्चे माल हैं और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खनिज। ठीक है, तो ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे खनिज देखेंगे और प्रमुख उत्पादक राज्य क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीज जो आपका खनिज है, ये आपका कौन कौन उत्पादित करता है मैग्नीज। तो मैग्नीज आपको क्योंझर, कालाहांडी उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, बेल्लारी और कर्नाटक में मिल जाएगा। बॉक्साइड आपका कालाहांडी, रायगढ़ उड़ीसा, कटनी मध्य प्रदेश, पलामू, लोहरदगा झारखंड और बस्तर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। सीसा जस्ता आपका राजस्थान के झाबर में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिलेगा। तांबा आपका सिंगभूम झारखंड, खेतड़ी राजस्थान में मिलेगा। अब्रक आपका गोडरमा गिरिडीह झारखंड में, नवादा गया बिहार में, नेल्लोर विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में आपको अब्रक मिलेगा। उसके बाद आपको तांबा जो है हो गया। ठीक है, जिप्सम आपको नागौर में मिलेगा, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर राजस्थान, बारामूला और जम्मू कश्मीर में मिलेगा। संगमरमर आपको राजस्थान के नागौर जिले, मकराना प्रसिद्ध उत्पादक और मध्य प्रदेश दूसरा प्रमुख उत्पादक वाला राज्य है। शेलखड़ी आपको राजस्थान प्रमुख उत्पादक है और उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश आपके अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अब भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो मुंबई पुणे बेल्ट आपका जो क्षेत्र है वो मुंबई और पुणे प्रमुख शहर है इसके। ठीक है, और महत्वपूर्ण उद्योग क्या होता है, तो सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल। ठीक है, अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र में आपका अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा आता है और यहाँ पे वस्त्र और रसायन का उद्योग होता है। छोटा नागपुर पठार में आपके जमशेदपुर, बोकारो और रांची आते हैं और यहाँ पे लोहा इस्पात, कोयला और आधारित उद्योग जो है वो होते हैं। ठीक है, दिल्ली मेरठ क्षेत्र में आपका दिल्ली गाजियाबाद आता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग का काम
उद्योग जो है वो होता है। ठीक है, बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट में आपका बेंगलुरु, चेन्नई और कोयम्बटूर आता है, जिसमें आईटी, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग होता है। अब बात करते हैं हम परिवहन और संचार की। तो सड़क परिवहन सबसे पहले देखेंगे। तो भारत में विश्व का दूसरा, एक सेकेंड, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्य महामार्ग SS तथा प्रमुख जिला सड़क और ग्रामीण सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को क्या करती है? जोड़ती है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे 4/6 लेन के यातायात गलियारे क्या हैं आपके? शामिल हैं। ठीक है, 4 या 6 लेन के। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारा की बात करते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग को जोड़ता है, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा का उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3690 किलोमीटर लंबे मार्ग को जोड़ता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों को देख लेते हैं, लंबाई देख लेते हैं और कहाँ से कहाँ तक है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 01 जो है वो आपका 422 किलोमीटर की लंबाई है और उरी से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो आपका 12 से 14 किलोमीटर पे डिब्रूगढ़ असम से लेकर त्रिपांग मिजोरम तक है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आपका 888 किलोमीटर पर अमृतसर पंजाब से लेकर आपका लद्दाख तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 आपका 230 किलोमीटर पर आपका अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 5 जो है वो 729 किलोमीटर पर फिरोजपुर पंजाब से लेकर शिपिकिला हिमाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है वो 518 किलोमीटर पर आपका जो है जेरावट मेघालय से लेकर जोखातर मिजोरम तक जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 841 किलोमीटर पर फजिलिका पंजाब से लेकर माना उत्तराखंड तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 08 यानी 8 371 किलोमीटर पर करीमगंज, असमपुर, त्रिपुरा और भारत बांग्लादेश सीमा पर जाता है। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है वो 67,956 किलोमीटर है। वंदे भारत की सबसे तेज चलने वाली सेमी हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रेलगाड़ी है। ठीक है, तो भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है वंदे भारत, जो कि 180 किलोमीटर की हाई स्पीड प्रति घंटा से चलती है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक राज्य में हुबली में स्थित है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 1507 मीटर करीब 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेल मंडल तथा मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई, पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है कोलकाता, पूर्वी मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है हाजीपुर, पूर्वी तटीय रेल मंडल का मुख्यालय है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, उत्तरी रेल मंडल का मुख्यालय है नई दिल्ली, उत्तरी मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है आपका गोरखपुर। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेल मंडल का मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी, उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय है आपका जयपुर, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है चेन्नई, दक्षिण मध्य का आपका मुख्यालय है सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व का आपका है कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य का है बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है हुबली, पश्चिम का मुख्यालय है मुंबई यानी कि चर्च गेट। ठीक है, पश्चिम मध्य का है आपका जबलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल लाइन की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई के आधार पर आपकी भारतीय रेल लाइन लगाई गई है। बड़ी लाइन जो आपकी 1.616 मीटर है। ठीक, मीटर लाइन आपकी 1 मीटर है और छोटी लाइन आपकी 0.762 मीटर पर रहती है। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्गों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जलमार्ग लंबाई किलोमीटर और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये देखना है। तो NW1 जो है आपका जलमार्ग वो 1620 किलोमीटर पर इलाहाबाद से हल्दिया तक है और ये गंगा, भागीरथी तथा हुगली नदी पर है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 1। ठीक,
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो 891 किलोमीटर की लंबाई में सदिया धुबरी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 3 जो है वो 205 किलोमीटर की लंबाई पर है, कोल्लम से लेकर कोट्टुपुरम तक। ठीक है, कहाँ पर है? कावेरी नदी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 4 जो है वो 1095 किलोमीटर की लंबाई पर काकीनाडा से मरकानम तक है, कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 आपका जो जलमार्ग है वो 623 किलोमीटर पर है, तलचर धमरा से लेकर ब्राह्मणी महानदी नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन हेतु 1986 में अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया था। तो ये बात याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और ये पश्चिम तट पर है। जवाहरलाल नेहरू न्यावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में पश्चिम तट पर है। न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में पश्चिमी तट पर है। कांडला दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है, पश्चिम तट पर। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है, पश्चिमी तट पर। कोच्चि बंदरगाह है केरल में, पश्चिमी तट पर। कभी कभी कुछ नाम जो होते हैं जो हम लगातार ले रहे होते हैं फिर भी उनको पता नहीं क्यों ले नहीं पाते। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, पूर्वी तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामराजार एन्नोर बंदरगाह है आपका तमिलनाडु में, कहाँ? पूर्वी तट पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, पूर्वी तट पर। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, पूर्वी तट पर। विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में आपका, पूर्वी तट पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों की। ठीक है, तो अभी समय है तो और देख लेते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे वही सही रहेगा। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, तो भारत में कुछ जनजातियाँ हैं जो निवास करती हैं, आप सबको पता है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भारत की जनजातियों को। तो भील जनजाति जो है वो आपकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी आदिवासी समुदाय है, ये भी याद रखना है। गोंड जनजाति आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्षेत्र राज्य में पाई जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति और ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। मुंडा जनजाति आपकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ये परिवार की है, ये आपकी जनजाति है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूटिया जनजाति की। भूटिया जनजाति आपकी भूटिया जनजाति जो है वो आपकी सिक्किम, उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है और ये आपकी ऊपरी हिमालय में निवास करती है। कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति। संथाल जनजाति आपकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्य में है। सोहराय इनकी प्रमुख पर्व है। तो सोहराय पर्व, ये क्वेश्चन आता है, सोहराय किसका प्रमुख पर्व है? तो संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व है सोहराय और ये आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा बिहार क्षेत्र में मिल जाएगी। मीणा जनजाति आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये संयुक्त परिवार का प्रचलन मीणा जनजाति में है। अंगामी जनजाति आपकी नागालैंड और मणिपुर में मिलेगी, नागा समुदाय की एक शाखा है आपकी अंगामी। ठीक है, अहोम जनजाति आपको असम और अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। गद्दी जनजाति जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिल जाती है और भेड़ बकरी पालन मुख्य रूप से कौन करता है? गद्दी जनजाति के लोग करते हैं। कुकी जनजाति आपको पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलेगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी पहाड़ी जनजाति आपकी कुकी जनजाति है। गरासिया जनजाति आपको राजस्थान और गुजरात में मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रचलन है और वो आपका गरासिया जनजाति पर है और खेती पर निर्भर भी गरासिया जनजाति रहती है। बुक्सा जनजाति आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी और हिमालय की तलहटी में निवास करने वाली जनजाति आपकी बुक्सा जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो हमने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुँच गए हैं विश्व के भूगोल में, तो हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो शुरू कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल की बात करेंगे सबसे पहले। संपूर्ण अंतरिक्ष और उसकी अंतः वस्तु को क्या कहते हैं भाई? तो हम उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का संकलित रूप है। सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, खगोलपिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत की। ठीक है,
तो सिद्धांत और परिकल्पना को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। गैसीय परिकल्पना किसने दी है? कांट ने दी है। निहारिका परिकल्पना किसने दी है? लाप्लास ने दी है। ग्रहाणु परिकल्पना दी है चैम्बर्लिन और मोल्टन ने। सुपरनोवा परिकल्पना दी है हायल एवं लिप्टन ने। बिग बैंग सिद्धांत दिया है जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ज्वारीय परिकल्पना दी है जेम्स जीन्स और जेफरियंस ने। ठीक है, अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अति सघन एवं उच्च तापमान वाले एकल पिंड में के रूप में था। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिसमें इसमें निहित पदार्थों का बिखराव जो है वो प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब हम गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, यानी हमारी आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है जो सर्पिल आकार की है। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है जो पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसकी दूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। अब बात करेंगे सौरमंडल की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो सौरमंडल का क्या है भाई? तो जन्मदाता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होते हैं। सूर्य का वो भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी कि फोटोस्फेयर। सूर्य का बाह्यतम भाग यानी बाहर का भाग कोरोना कहलाता है, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस या दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है। ठीक है, सूर्य से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से न्यूनतम दूरी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की कितनी है? 14.70 किलोमीटर, 147.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी का लगभग 110 गुना है सूर्य का व्यास, यानी कितना बड़ा है सोचिए। सूर्य का आयतन है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रमशः है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक यानी कि इनर प्लैनेट कहलाते हैं। ये भारी पदार्थों से निर्मित है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट है और ये हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। अब ग्रह और उनके संबंधित तथ्यों को हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बुध यानी कि मरकरी सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, ये चीज याद रखनी है, और ये नंबर 1 पर आता है सूर्य से दूरी में। ठीक है, आकार और द्रव्यमान चंद्रमा के बराबर है इसका, और सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। दूसरे नंबर पर है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में करता है और घूर्णन की दिशा इसकी पूरब से पश्चिम है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर सूर्य से आता है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 12,756 और ध्रुव पर 12,713 किलोमीटर है। ठीक है, चौथे नंबर पर है मंगल। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में मंगल जो है वो कंप्लीट करते हैं। बृहस्पति 5वें नंबर पर है। सूर्य की परिक्रमा ये 12 वर्ष में कंप्लीट करते हैं। शनि जो है वो 6ठे नंबर पर आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बना तल के चारों ओर वलय है इनका। और सूर्य की परिक्रमा जो शनि है वो 29 वर्ष और 5 महीने में कंप्लीट करते हैं। अरुण जो है
वो सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करते हैं और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन है। वरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में करते हैं और पृथ्वी के द्रव्यमान का ये 17 गुना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेंगे सूर्य ग्रहण की। तो आप चित्र के माध्यम से सूर्य ग्रहण को देख सकते हो। तो ये रहा हमारा सूर्य, बीच में आ जाता है चंद्रमा और ये पृथ्वी पर प्रकाश को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे ये छाया आ गई और ये उपछाया हो गई यहाँ पर, तो इस वजह से जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब चंद्र ग्रहण के समय पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण के समय पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक, तो पृथ्वी जो है वो रोक लेती है चंद्र ग्रहण को, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है, प्रकाश नहीं मिल पाता, इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है अंधेरा, तो यहाँ पे छाया पड़ जाती है, ये उपछाया हो गई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक तो आपकी घूर्णन गति होती है और दूसरी आपकी परिक्रमण गति होती है। यानी एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रिवोल्यूशन। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अरे घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, कहाँ से, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में लगाती है। परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसी कारण 4 वर्ष में एक बार क्या आता है, अधिवर्ष आता है, जिस वर्ष एक दिन अधिक होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय और महासागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम को, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में आती है, तो याद भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या है भाई, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पहले देख रहे हैं हम। यहाँ पर आपका बसंत है, विषुव आपका 21 मार्च को होता है और नीचे की साइड आपका शरद ऋतु चल रही है। तो यहाँ पे आपकी बसंत ऋतु है नॉर्थ में और यहाँ पर आपकी शरद ऋतु आ गई। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वही है, यहाँ पे बसंत है आपका और यहाँ पर आपका विषुव है। तो यहाँ विषुव आपका होगा 23 सितंबर को, यहाँ विषुव होता है 21 मार्च को। फिर सूर्य घूमते घूमते पहुँचते हैं, घूमते पहुँच जाते हैं इधर। पहले हम यहीं से चालू करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चालू किया तो इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म संक्रांति आ जाती है 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु हो रही है। ठीक है, और ग्रीष्म संक्रांति आपकी 21 जून को हो जाती है। नो, ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी शीतकालीन संक्रांति आ जाती है, कम 22 दिसंबर को। क्या कर रहे थे आप, वीडियो चला रहे थे। चलिए जाइए, ये कौन है, पहले शांत रहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम शीतकालीन संक्रांति 22 दिसंबर पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी और उत्तरी गोलार्ध में आपको शीत ऋतु मिलेगी। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कुछ डेट्स। विषुव आपका कितने मार्च पर होता है, 21 मार्च को होता है। यहाँ पे विषुव आपका होता है 23 सितंबर को। ठीक, फिर आपका शीतकालीन संक्रांति 22 दिसंबर को होती है और ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होती है। ये डेट्स हमें थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर को। चलिए, तो अब हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड में किया जाता है। भूमध्य रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है और आपको पता होगा, तो आप इसको ना मैप में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से वो तैयार हो जाएगा। भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई आपकी 12,755.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास की लंबाई जो है वो 12,712 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ें।
ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं को प्रायः याम्योत्तर भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरता है, इसे मानक देशांतर या प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 G सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, गहराई देख लो, गहराई किलोमीटर में देखो। ठीक है, तो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई ऊपरी कृष्ठ पर है और यहाँ पे कोनराड असंबद्धता आपकी निचली कृष्ठ में पाई जाती है। ठीक है, ये 30 से 200 किलोमीटर की आपकी गहराई है और ये निचली कृष्ठ में आपको कोनराड असंबद्धता मिल जाएगी। 200 से 700 किलोमीटर की गहराई पे आपको ऊपरी मेंटल मिलेगा, जिसमें मोहोरोविक असंबद्धता जो है आपको पाई जाएगी। ठीक है, निचली मेंटल आपकी 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई होगी। रैपिटी असंबद्धता यहाँ पे मिलेगी। 2900 से 5150 की गहराई पे बाह्य कोण मिलेगा गुटेनबर्ग असंबद्धता में। 5150 से लेकर 6370 गहराई पर आंतरिक कोण मिलेगा आपको लेहमेन असंबद्धता में। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, असंबद्धता भी आती है कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम चट्टान की। ठीक है, तो पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को क्या कहते हैं भाई? तो चट्टान कहते हैं। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के तरल मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित शैल है। आग्नेय चट्टान रवेदार और दानेदार होती हैं। गैम्ब्रोग्रेनाइट बेसाल्ट जो है साइनाइट है। ठीक है, ये आपकी क्या है? आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान का जो निर्माण है वो किससे होता है? अवसादों के एकीकरण के फलस्वरूप होता है। उदाहरण के तौर पर आपका बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान में आता है, शैल आपके अवसादी चट्टान में, लिग्राइट अवसादी चट्टान है, कोयला, कॉन्ग्लोमरेट, सेलखरी आदि आपका क्या है? अवसादी चट्टान है। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। तो परतदार शैलें तथा आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे चूने के पत्थर से उसका रूपांतरण संगमरमर और बालुका पत्थर से उसका रूपांतरण क्वार्ट्ज़ाइट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम भूकंप की। ठीक है, अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? आपका कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है, ये वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, भूकंप का उद्गम यानी कि केंद्र यानी कि फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपोसेंटर। भूतल पर वो बिंदु जो उद्गम केंद्र से समीप होता है अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, भूकंपीय लहरों को हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राथमिक लहरें जो कि P से डिफाइन होती हैं, अनुप्रस्थ या द्वितीयक लहरें जिनको हम S से डिफाइन करते हैं और धरातली लहरें हम L से डिफाइन करते हैं। P लहरें जो होती हैं वो आपकी लंबातक तरंग होती है। ठीक है, और इसकी गति जो होती है वो 8 से 14 किलोमीटर सेकेंड होती है और पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में प्राथमिक लहरें आपकी गुजर सकती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ और द्वितीयक लहरें जो कि S होती हैं, ये लहरें जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान होती हैं और ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं आपकी। ठीक है, इनकी गति 4 किलोमीटर सेकेंड होती है और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं। ठीक है, अब धरातली लहरों की बात करते हैं L। ये मुख्यतः धरातल तक सीमित होती हैं। अन्य लहरों की अपेक्षा इनमें कम वेग होता है। इनकी गति 1.5 से 3 होती है। ठीक है, किलोमीटर सेकेंड होती है और ये जो है इनकी अधिक गहराई पर ये क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक छेद या फिर क्या है? दरार है। ठीक है, इसके माध्यम से पृथ्वी की पपड़ी के नीचे से क्या होता है? मैग्मा, गैसें और राख निकलती हैं। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लावा कह देते हैं। ज्वालामुखी आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट मिलती है या फिर अलग होती है। ज्वालामुखी विस्फोट वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ, गैस, लावा, जल और चट्टानों के टुकड़े की धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम क्या कहते हैं?
क्रेटर कहते हैं। ठीक है, लावा ठंडा होकर ठोस छोटे टुकड़ों में क्या होता है, परिणित हो जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम ये ज्वालामुखी देखिए, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे आज का वीडियो, उसके बाद अब हम कल पढ़ने वाले हैं। तो ज्वालामुखी प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो और शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी से सदैव क्या होता है, लावा जो है वो निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद क्या होता है, शांत होता है, किंतु अचानक क्या होता है, फिर से उद्भेदन होने लग जाता है। शांत ज्वालामुखी उद्गार जो है इसमें पूर्णतः क्या हो जाता है, शांत ज्वालामुखी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, इटली का एटना स्ट्रोम्बोली जो है वो आपके सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी जो कि आपका अंडमान निकोबार में है, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद रखना है। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है विसुवियस, जिसमें पहले शांत है, बाद में अचानक उद्गार हो गया, इटली में है। क्राकाटोआ आपको इंडोनेशिया में सुषुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा आपका जापान में है सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, शांत ज्वालामुखी आपका को है सुल्तान तथा देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार में, जो कि ज्वालामुखी उद्गार पूर्णतः इसमें क्या हो गया है, समाप्त हो गया है इनमें। ठीक है, अब विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और ये आपकी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एकदम निःशुल्क क्लास है, आप आराम से इस क्लास को कर सकते हो बिना किसी भी पेड के। कोई पेड बैच नहीं चलाती हूँ मैं, मुझसे जितना प्रोवाइड हो सकता है वो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। और अब हम करने वाले हैं कल विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।